स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका 10th क्लास सोशल साइंस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में। पिछली क्वेश्चन सीरीज़ में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व कर चुके हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे या फिर इस बार आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। एमसीक्यूज के बाद आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं या फिर 5 मार्क्स के हैं। आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है वो 2 मार्क्स के हैं। इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर बताऊंगी और आपको इनको नोटबुक में उतारना है, अच्छे से याद करना है। इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स से हम एक एक क्वेश्चन इसमें लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? तो ये जो रोम शहर है ये इटली में और टाइबर नदी के किनारे ये बसा हुआ है। इसको 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 7 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। इसलिए रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्रूसेड क्या थे? अब आपको पता होगा कि 11वीं शताब्दी में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में संघर्ष चल रहा था। मुसलमानों ने ईसाइयों की बहुत सारी पवित्र जगह जैसे ईसा मसीह की जो समाधि है उसको तोड़ दिया या इनसे संबंधित जो भी स्थान थे उनको नष्ट कर दिया। ईसाइयों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाने लगा। इस वजह से ईसाइयों ने अपने धर्म को बचाने के लिए जो आंदोलन किए उनको क्रूसेड कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्रूसेड को हम ये भी कह सकते हैं कि ईसाईयत और इस्लाम में टकराव। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, बहुउद्देश्य परियोजनाओं के 2 नुकसान लिखें। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं या इस तरह की योजनाएं क्या होती हैं जिनसे कि कई सारे काम एक साथ किए जा सकते हैं। जैसे कि जो बांध परियोजनाएं होती हैं, जो हम बांध बनाते हैं वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं। इसे क्या क्या काम किए जा सकते हैं? बहुउद्देश्य कौन कौन से उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं? पहला, इससे कृषि के लिए सिंचाई का जो जल है वो उपलब्ध कराया जा सकता है। दूसरा, जो पानी इकट्ठा किया गया है बांध में उससे बिजली बनाई जा सकती है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बांध परियोजनाएं होती हैं जिनसे कई तरह के काम किए जा सकते हैं। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नुकसान क्या होते हैं? अब आपको पता होगा कि बांध बनाने से एक तो बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, इससे बाढ़ उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, लोगों का विस्थापन होता है। लोगों के विस्थापन का अर्थ है जब बांध बनाए जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र को, गांव को खाली कराया जाता है और उसके बाद वहाँ पर बांध बनाए जाते हैं। इससे जो लोगों के रहने का स्थान है वो उनसे छूट जाता है। तो बांध परियोजनाओं के या बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 2 बड़े नुकसान हैं, एक तो बाढ़ का खतरा और दूसरा लोगों का विस्थापन। चौथा हमारा क्वेश्चन है, कर्तन दहन प्रणाली को परिभाषित कीजिए। कर्तन दहन प्रणाली क्या होती है? कर्तन दहन प्रणाली तब प्रयोग की जाती है जब स्थानांतरण कृषि की जाती है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, स्थानांतरण, स्थान बदल बदल कर खेती करना। पुराने समय में जो लोग हैं या जो आदिवासी प्रजातियां हैं वो एक स्थान पर खेती ना करके किसी जगह पर पेड़ पौधों को काट कर उस जगह को साफ कर लेते हैं और उस पर खेती करते हैं। जब वो भूमि उपजाऊ नहीं रहती है तो उसके बाद वो दूसरी जगह पर खेती करने लगते हैं। उसको हम स्थानांतरण कृषि या कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। अब इस तरह की कृषि में जिसमें बार बार पेड़ पौधों को काटा जाता है या फिर वहाँ पर खेती की जाती है, स्थान बदला जाता है, तो इसके क्या नुकसान होते हैं? एक तो इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। दूसरा, पेड़ों की कटाई होती है। एक तो इस खेती के कारण
पेड़ पौधों को जलाने से जो प्रदूषण होता है वो पर्यावरण प्रदूषण पैदा करता है, और दूसरी तरफ पेड़ों की कटाई करने से भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संघवाद क्या है? आप सभी को पता होगा कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो संघवाद वाली व्यवस्था है। अब संघवाद में क्या होता है? संघवाद में सरकार के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। सरकार के विभिन्न स्तर क्या क्या होते हैं? जैसे कि भारत में सरकार के जो स्तर हैं उसमें सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, दूसरे पर है राज्य सरकार और तीसरे पर है स्थानीय सरकार, जिसमें पंचायत और नगर निगम शामिल है। तो संघवाद वो व्यवस्था है जिसमें सरकार के एक से अधिक स्तर पाए जाते हैं, जैसे कि केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इसको हम संघवाद कहते हैं। और भारत में जो व्यवस्था है उसको संघवाद व्यवस्था ही कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? या प्रच्छन्न जो शब्द है इसका अर्थ है छिपा हुआ या छिपी हुई, ऐसी बेरोजगारी जो छिपी हुई होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको कहते हैं। अब छिपी हुई बेरोजगारी कैसे होती है? जैसे कि कृषि में इस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। कई बार खेती करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग काम पर लगे होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी। खेत में काम करने के लिए मान लो 2 से 3 मजदूरों की आवश्यकता है, जबकि वहाँ पर 5 मजदूर लगे हुए हैं। अगर 3 मजदूरों की आवश्यकता है और वहाँ पर 5 लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो 2 लोग हैं वो काम करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन इनको काम पर से हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि इनका जो उत्पादन है वो 0 है। इसलिए जो 2 व्यक्ति हैं ये हम छिपे हुए बेरोजगार या प्रच्छन्न बेरोजगार में काउंट करेंगे। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की जगह एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, उत्पादन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग बताइए। जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन की प्रक्रिया में या उत्पादन होने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उत्पादन में और उत्पादन के बाद हमें क्या सहयोग करती है? जैसे कि हमें उत्पादन करना है तो इससे हम सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से नई तकनीक का पता लगा सकते हैं कि उत्पादन करने की बाजार में कौन कौन सी तकनीक उपलब्ध है। दूसरा, जो उत्पादन है इस तकनीक की सहायता से उत्पादन को अच्छी कीमतों पर बेचा जा सकता है। ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है इससे हम उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में और उत्पादन होने के बाद हम अपने उत्पादन को कहाँ अच्छे रेट्स पर बेच सकते हैं ये भी पता लगा सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के कोई 3 कार्य लिखें। ये जो अगले 3 क्वेश्चन है ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स के हैं। इसमें आपको बताना है कि राजनीतिक दल क्या क्या काम करते हैं। राजनीतिक दल आप सभी को पता है ये चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो इसके 3 प्रमुख कार्य आप लिख सकते हैं। सरकार बनाना, जो दल सरकार नहीं बना पाते हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, और इनका काम है चुनाव लड़ना और अपने पक्ष में जनता से जनमत का संग्रह करना। क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आपको ये सभी पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा
कि सरस्वती सिंधु सभ्यता है वो बाढ़ के कारण या कई कारणों से नष्ट हो चुकी है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। 10th क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव कैसे होता है? मिट्टी का कटाव पानी के तेज बहाव से हो सकता है, हवा से हो सकता है, पेड़ों की अत्यधिक कटाई करने से हो सकता है। तो मृदा अपरदन क्या होता है और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं, पानी को जो बहाव है उसको नियंत्रित कर सकते हैं, और भी बहुत सारे उपाय इसके लिए कर सकते हैं। तो आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये तीनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में नोट करने हैं। उसके बाद लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं वो मैप से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है वो वर्ल्ड मैप में फिल किया जाना है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपको इंडिया के मैप पर फिल करना है। पहला क्वेश्चन, विश्व मानचित्र में दर्शाइए। वर्ल्ड मैप पे आपको दिखाना है इंग्लैंड और रूस। दूसरा, भारत के मानचित्र पर दिखाइए। भारत में आपको दिखाना है, पहली चीज है वो है झरिया कोयला क्षेत्र। तो आपको पता होगा कि झरिया कोयला क्षेत्र है ये झारखंड में है। झारखंड राज्य आप आसानी से मैप पर लोकेट कर सकते हैं और उसमें ये फिल करना है। असम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सीधा सीधा राज्य का नाम दिया हुआ है, इसलिए आपको इसको भारत के मानचित्र में असम पर दिखाना है। ये जो क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद करें। इस बार पेपर में इनके आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और जितने क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज हम कर चुके हैं, उसके बाद ये हमारे 2 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इस तरह से हमारा एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसको आप अच्छे से लिखें और याद करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में लिख के बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।